जय हिंद दोस्तों, मैं सूर्यांशु आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर यूपी की किसी वैकेंसी की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण हो जाती है अगर उसमें हिंदी पूछी जाती है तो। हम वर्णमाला की चर्चा कर रहे थे। वर्णमाला में हमने स्वरों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम उसके एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज करने के बाद व्यंजन पे चलेंगे और व्यंजन को भी शानदार जानदार तरीके से खत्म करने का काम करेंगे। आ जाइए बिना किसी देर के चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्नों की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप पहली बार जुड़े हैं हमसे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपसे बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी है बहुत ही अच्छे तरीके से करवाने का काम करेंगे। चाहे वो हिंदी हो, हिंदी के अलावा कोई जीके की क्लास हो, जीके और हिंदी की गारंटी हमारी है। इसके बाद मैथ्स वगैरह आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं जहां आपको सही लगे, लेकिन हिंदी और जो जीके है उसके एमसीक्यूज हों या टॉपिक वाइज हो, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आ जाइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या फिर वर्ण है। तो यहाँ पे अगर हमसे क्वेश्चन पूछता कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है तो हम यहाँ पे आराम से कह सकते थे वर्ण है। अब वर्ण यहाँ पे ऑलरेडी हमको ऑप्शन में दिया हुआ है वर्ण, ठीक है ना, और ध्वनि तो दी ही नहीं है, क्योंकि भाषा की मौखिक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है ध्वनि का, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वर्ण एकदम से आपका सही जवाब होगा। वर्ण आपका एकदम से सही जवाब होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। शब्द के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्ण के संकलन को वर्णमाला कहते हैं, या शब्दों के गर्ण को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, या फिर वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जल्दी से बताइएगा कौन सा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे जो पूछा गया है वो पूछ रहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, 50 होती है, 54 होती है, 52 होती है या फिर 51 होती है। जल्दी से बताइएगा। तो 52 होती है। कितनी होती है, 52 होती है, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या कहता है, हमसे कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, शब्द कहते हैं या फिर पद कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो क्या कहते हैं लिखित इकाई को, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है, वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा क्या कहता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, वर्ण है, ध्वनि है, अक्षर है, शब्द है, क्या है, जल्दी से बताइएगा। क्या कहते हैं भाई, तो ध्वनि कहते हैं। मैंने आपसे बताया था कि ध्वनि किसे कहते हैं, तो ध्वनि होती है भाषा की
सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई। लिखित अगर आपसे बोल दिया जाएगा तो वहीं पे आपका ऑप्शन बदल जाएगा, वो वर्ण हो जाएगा। अगर मौखिक बोल दिया है तो वो हो जाएगा ध्वनि। दोनों में इतना ही थोड़ा सा अंतर है, तो इसे आप अच्छे तरीके से देख के ही टिक करिएगा। लेखन के आधार पर स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? लेखन के आधार पर मैंने आपसे बताया था कितनी है, तो वो है 11। क्वेश्चन नंबर 6 का 11 एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी एकदम से आपका सही जवाब है। अब आपके मन में चल रहा होगा तो इतना जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन को क्यों बोल रहा हूं और जल्दी से मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एक क्लास मैंने ऑलरेडी इसकी कर रखी है, स्वर की मैंने क्लास डाल दी है यूट्यूब पे, जो एकदम से फ्री है। आप उसे जाकर के देख सकते हो। देखने के बाद एमसीक्यूज लगाओगे तो बहुत आसानी तरीके से आप भी जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो पहले उस क्लास को देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा, हिंदी की क्लास पड़ी हुई है, उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद एमसीक्यूज लगाइएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उच्चारण के आधार पर स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितनी है? जल्दी से बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके लिए HW है। इसे आपको कहां पे बताना है? कमेंट में जाकर के बता देना है कि कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? किस लैंग्वेज से हुई है, ये आपसे पूछ रहा है। ईरानियों से, यूनानियों से, ईरानी और फ्रांसीसियों से, या फिर जर्मनी से? कहां से हुई है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन एक बार देख लीजिए, 14 मई को, 14 सितंबर को, 14 नवंबर को, या 14 दिसंबर को। तो कब मनाया जाता है, जल्दी से आप बता दीजिएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 कितने होते हैं? जल्दी से बता दीजिएगा। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। यहां से आपके एमसीक्यूज क्या हुए? खत्म हुए। एमसीक्यूज होने के बाद अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है नेक्स्ट, इसी का आपने स्वर पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे हम? व्यंजन पढ़ने का काम करेंगे। आ जाइए व्यंजन की तरफ चलते हैं और व्यंजन को भी देख लेते हैं। जितना आसानी से हमने स्वर को सीखा है उतनी ही आसानी से हम अब क्या सीखेंगे? व्यंजन को भी उतनी ही आसानी से हम सीखने का काम करेंगे। अब अगर हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन में आप पढ़ेंगे कि कुल कितने व्यंजन होते हैं। तो कुल 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, 33 व्यंजन को फिर हमने बांट दिया 3 अलग अलग प्रकार के व्यंजनों में। एक को नाम रख दिया मैंने, एक का नाम रख दिया स्पर्श व्यंजन, दूसरे का नाम रख दिया ऊष्म व्यंजन, तीसरे का नाम रख दिया अंतस्थ व्यंजन। अब हमने जब स्पर्श व्यंजन का नाम रखा तो उसमें जो व्यंजन थे 33, तो 33 में से 25 तो बोले कि ऐसा है कि मैं तो जा रहा हूं भाई स्पर्श व्यंजन के साथ। किसके साथ जा रहा हूं? स्पर्श व्यंजन के साथ। तो 25 तो कहां चले गए? स्पर्श व्यंजन के साथ। बचे अब 8। तो बचे जब 8 तो वो कहते हैं कि ऐसा है कि ठीक है, एक काम करते हैं, 4 तुम रख लो और 4
तुम रख लो। तो स्पर्श व्यंजन होते हैं टोटल 25, ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। ठीक, ये आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं स्पर्श व्यंजन होता क्या है। ठीक, आपने ये जाना कि स्पर्श व्यंजन में हमने 25 रख दिया। अब हम कैसे पता करेंगे कि भैया ये स्पर्श व्यंजन है? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्पर्श होता है, उच्चारण करते समय स्पर्श होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? कंठस्थ व्यंजन। कंठस्थ व्यंजन में जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ का पिछला जो हिस्सा है वो क्या करे? हमारे कंठ को छूता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? कहते हैं कि कंठ व्यंजन है। ठीक, इसमें कौन से आएंगे व्यंजन ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। इसमें आने वाले व्यंजन हैं का, ख, ग, घ और अंग। ये 5 जो व्यंजन हैं ये कहां पे आ जाएंगे? आपके कंठ व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे तलुश्य व्यंजन होता है, तलु से बोले जाने वाला व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है, जीभ क्या करेगी? तलु को हमारा तलु क्या होता है? ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, मुंह के ऊपर वाला हिस्सा अंदर है ना, तो उसको अगर टच करती है तो वही क्या होता है? हमारा तलु व्यंजन होता है। ठीक है, उसमें कौन कौन सा व्यंजन आएगा? तो चा से चम्मच, चा, छा, जा, छा और इया। एक बार आप बोल करके देखोगे तो आपको सच में समझ में आएगा कि हाँ, जो सर कह रहे हैं वो एकदम सच बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए मूर्धन्य व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है, कहां से होता है? मूर्धा से होता है, उसी को हम क्या बोल देंगे? मूर्धन्य व्यंजन। आ जाइए कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो टा, बोल के देखो, टा, ठा, डा, धा और आड़ा। टा, ठा, डा, ढा और आड़ा। अब आगे देखिए दंतीय व्यंजन। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ का अगला हिस्सा है, आगे वाला जो हिस्सा है, वो क्या करे? दांत को टच करे। दांत को टच करेगा, वही क्या हो जाएगा? हमारा दंतीय व्यंजन हो जाएगा। कैसे? ता, ता अगर आप बोलते हो तो ता जब बोलोगे तो आप जो जीभ है ना वो पट्ट से लड़ेगी आपके दांत से, इसके बाद फिर पीछे आएगी। था बोलोगे, था भी बोलते समय जैसे ही आप बोलते हो था, वैसे ही आपकी जो जीभ है वो आती है और टच किसे करती है? दांत को टच करती है। इससे भी आप पता लगा सकते हो अगर एग्जाम में भूल गया तो। अगर भूला नहीं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो यहां पे ता, था, दा, धा और ना। ता, था, दा, धा और ना, ये क्या हो जाएंगे? आपके दंतीय व्यंजन हो जाएंगे। जो दांत, जब हम बोलें जिस वर्ण को, जब हम ता, था, दा, धा बोल रहे हैं ना, जो हमारी जीभ है वो पट्ट से लड़ रही है, किससे? दांत से लड़ रही है, और उसके बाद तुरंत क्या कर रही है? वापस आ रही है, वही हमारा हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए अब आगे देख लेते हैं कि ओष्ठ व्यंजन क्या होता है। ओष्ठ व्यंजन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय हमें ओठ की जरूरत पड़ेगी, उसी को हम क्या बोल सकते हैं? ओष्ठ व्यंजन कह सकते हैं। कैसे? जैसे आप अगर पा, फा, बा, भा, मा अगर आप बोल रहे हो, ठीक है ना, तो आप देखोगे कि जो हमारी लिप्स है, लिप्स बोलते समय एक बार चिपकती है फिर खुलती है, फिर चिपकती है फिर खुलती है ना। ऐसा ही होता है ना, एक बार चेक कर लो, क्या ऐसा ही हो रहा है? हाँ, हो रहा है।
पा, फा, बा, भा, मा। अब ताहा दाधा बोल के दिखाओ। ता ता ऐसे करोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो पा, फा, ब, भ, म, ये क्या हो जाएगा? आपका ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पा, फा, ब, भा और म। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे ओष्ठ व्यंजन। इसके अलावा जो बच गए ऊष्म व्यंजन, अभी आपको जब मैं बता रहा था तो आपने देखा होगा कि ऊष्म व्यंजन मैंने लिखवाया था। ऊष्म व्यंजन के अलावा अंतस्थ व्यंजन लिखवाया था, संयुक्त व्यंजन वहां पे नहीं लिखवाया था, लेकिन अब लिखवा दे रहा हूं। ठीक है ना। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, स, सा और हा। श, श, सा और हा, ये क्या हो जाएंगे? ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। ऊष्म व्यंजन से मतलब ये है कि जब आप बोलते हो, ठीक है ना, जब आप बोलोगे तो आप जैसे ही बोलते हो वैसे आपके मुंह से एक गर्म हवा निकलेगी। ठीक है, गर्म गर्म हवा निकलेगी। चाहे आप बोल करके देख लो, शाह बोल रहे हो ना, शाह, तो हवा गर्म गर्म निकल रही है ना। एक बार चेक कर लेना, कहीं मैं गलत तो नहीं बता रहा हूं आपको। एक बार चेक करना जरूर। ठीक है, अब आगे क्या है? अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा, ये क्या हो जाएंगे आपके? अंतस्थ व्यंजन। अब आगे संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्रा। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जहां पे दो व्यंजन मिलते हैं, ठीक है ना, जहां पे दो व्यंजन, एक स्वर और एक क्या मिलता है? व्यंजन मिलता है। कुछ ऐसा ही है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जहां पे दो स्वर मिलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? हम बोल देते हैं, क्या है ये? संयुक्त व्यंजन है। क्योंकि सभी में तो अगर आप देखोगे तो सब जितने भी हैं, जितने व्यंजन हैं, सब में ही तो स्वर और व्यंजन मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पा, पा बोलते हो तो लास्ट में क्या बोलते हो? आ की मात्रा ऑटोमेटिक ही आ रही है। इसका मतलब यहां पे ऑलरेडी क्या है? स्वर मिला हुआ है। स्वर और व्यंजन जब मिलते हैं तो क्या हो जाता है? व्यंजन बन गया है ना। ठीक, ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा। आ जाइए, अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको एक बार याद दिलवा दूं कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, तो उसके लिए सच में अगर आप दिल से तैयारी कर रहे हो ना, तो इस क्लास को रोज देखना। आप कुछ यहां से एक एक्स्ट्रा चीजें सीख करके जाओगे। ठीक है, आ जाइए। आपका समय आपके लिए कितना कीमती है, मैं इन लाइनों के माध्यम से आपको बताऊंगा कि मिलकर बिछड़ना दस्तूर है जिंदगी का, कि मिलकर बिछड़ना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीते पल कभी लौटकर आते नहीं, कि बीते पल कभी लौटकर आते नहीं, यही कसूर है इस जिंदगी का। तो सच बात है, जो समय आपका बीत जाएगा इसके बाद कभी वो समय आपके पास वापस नहीं आने वाला है। क्या लगता है कि ये जो 26 जनवरी 2026 आपने मनाया, तो क्या 26 जनवरी 2026 दोबारा लौट करके आएगी? नहीं आएगी। क्योंकि अगर अब जब जनवरी आएगी, ठीक है, जब अब जनवरी आएगी तो उसमें क्या आएगा? 26 जनवरी 2027 आने वाला है। क्या पिछला समय वापस आया? नहीं आया। जितनी आपने वैकेंसीज छोड़ी, किसी भी कारणवश आप नहीं पास हो पाए, तो क्या वो वैकेंसी वापस लौट करके आएंगी? नहीं आएंगी। ये आपके पास एक सुनहरा मौका है। 32,000 बहुत पोस्ट होती है, क्योंकि आपको तो केवल एक पोस्ट से मतलब है, 32,000 से कोई मतलब नहीं। आ जाइए, अब आगे देख लेते हैं।
लंठित व्यंजन, लंठित व्यंजन, जिस व्यंजन के उच्चारण की नोक वायु से, जो हम उच्चारण जब इस व्यंजन का करते हैं, जो हम जैसे ही बोलते हैं, जो हमारे अंदर से हवा निकलती है बोलने के लिए, है ना, जैसे बोलते हैं तो क्या करती है, वायु से रगड़ खा करके निकलती है वो आवाज, उसी को हम क्या बोल देते हैं, लंठित व्यंजन बोल देते हैं। ठीक है, कैसे, इसमें कौन से शब्द आते हैं, कौन से वर्ण आते हैं, तो इसमें आता है आपका र बोलेंगे तो आपकी जीभ है ना वो रगड़ खाती है, बहुत तेज कंपन करती है, इसके बाद आवाज निकलती है। ठीक, आगे देखिए, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, डा और ढा, कौन सा, डा और ढा। ठीक, यहां से आपकी जो व्यंजन की क्लास है अब समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।